ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द चैप्टर नंबर 16 है मेरे पास। ठीक है, ये जिस बुक से मैंने इसको रेफर किया है, टाइम सीरीज़ चैप्टर का नेम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे टाइम सीरीज़ कहते किसको है, देन हम देखेंगे स्टैट्स में इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है और हमने इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले आपके पास टाइम सीरीज़। अ टाइम सीरीज़ कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड एट सक्सेसिव टाइम पीरियड। टाइम के नाम से हमें पता लग रहा है कि हम लोगों ने टाइम के अकॉर्डिंग जो है डाटा को रिकॉर्ड करते जाना है और ऑब्जर्व करते जाना है कि आने वाले पीरियड में हमारे पास क्या रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं उन्होंने 9th में कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, 9th के मार्क्स उनके किसके साथ इंटरलिंक होते हैं, 10th के मार्क्स के साथ। तो ये क्या है, आपस में आपकी टाइम के अकॉर्डिंग सीरीज़ क्रिएट हो रही है। सीरीज़ का मतलब ताल्लुकात आप लोगों के जो है पिछला जो पूरा लिंकेज है वो नेक्स्ट लिंकेज के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये आपके पास टाइम सीरीज़ को कहते हैं एक्सप्लेन करता है। इसमें आपके पास डाटा को कलेक्ट भी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, देन उसको रिकॉर्ड किया जाता है आने वाले वक्त के लिए एट सक्सेसिव टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज डिकम्पोजिशन ऑफ अ टाइम सीरीज इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर सेपरेट स्टडी। बेसिक पर्पस ऑफ टाइम सीरीज इज टू फोरकास्ट। ये ऊपर जो बात बताई गई है वही तकरीबन यहाँ पर रिपीट हो रही है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डाटा को डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज का मतलब उसको डिवाइड किया जाता है। इट्स अप टू अस कि हम उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ तो हम लोगों ने डाटा को जस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर तो नंबर आपके पास जो है ओड है तो सिंपल आपके पास सेंटर पॉइंट जो है वो निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर इवन है तो आपके पास सेंटर पॉइंट नहीं निकलेगा। लेकिन आप जो न्यूमेरिकली जो हम इसको डिकम्पोज करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस को हमने 2 वेज में ही करना है। वन वे इज़ ओड एंड सेकेंड वन इज़ इवन। फॉर सेपरेट स्टडी बेसिक पर्पज़ ऑफ टाइम सीरीज टू फोरकास्ट। अगर हम बात करें कि टाइम सीरीज़ का बेसिक पर्पस क्या है, हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस करते क्यों हैं, तो हम बेसिकली टाइम सीरीज़ का जो पर्पस है वो है डाटा को फोरकास्ट करना, आने वाले वक्त में देखना। जस्ट लाइक हम लोग अगर बात करें वेदर फोरकास्ट की, तो वेदर फोरकास्ट भी आपको यही चेक करवाता है कि आने वाले वक्त में आप कल का टेम्परेचर चेक करना चाह रहे हो, कल का वेदर चेक करना चाह रहे हो, तो टाइम सीरीज़ आपको हेल्प आउट करता है कि आप आने वाले वक्त में सिचुएशन देख सको। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी है स्टूडेंट के मार्क्स की, तो ये स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो आने वाले वक्त में आपको बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट की जो है वो प्रोग्रेस क्या थी प्रीवियस। ठीक है, नेक्स्ट उन्हें फर्दर किस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये सारा जितना भी हम टाइम सीरीज़ जो पास में करते हैं एनालिसिस, वो हमें बेसिकली फ्यूचर के लिए किया जा रहा होता है कि फ्यूचर में हम लोगों ने उस चीज़ को या उस पर्पस को हम कहाँ पे देखते हैं, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और नेक्स्ट उसको कैसे हम जो है फर्दर कंप्यूट कर सकते हैं। टाइम सीरीज में हमारे पास 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ सिग्नल एंड सेकंड वन इज़ नॉइज़। The signal, the systematic component of variation in time series is known as signal, and irregular or random component of variation is known as time series. अगर तो हम बात करें कि आपके पास टाइम सीरीज़ जो है वो कंपोनेंट जो है उसमें कोई वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, वो सिस्टमेटिकली जो है रेंज है। जस्ट लाइक अगर हम कोई भी डाटा लेते हैं, समटाइम डाटा आपके पास होता है 5 के बाद डायरेक्ट जंप हो रही है 10 पे, 10 के बाद 100, तो इसमें आप देखें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉइज़। लेकिन अगर डाटे में वेरिएशन नहीं है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो हमें पता लग रहा है कि प्रॉपरली एक सीक्वेंस बना हुआ है हमारे पास इवन नंबर्स का। ठीक है, या इसी तरह 1 3 5 है तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो ओड नंबर का है। ठीक है, अगर प्रॉपरली हमारे पास डाटा जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज है, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ रही, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि डाटा हमारे पास सिग्नल है। और अगर इसी तरह डाटा जो है बहुत ज़्यादा इरेगुलर मैनर आपके पास शो कर रहा है, रैंडम कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे हैं वेरिएशन के, तो अब हम उसको कहेंगे नॉइज़। सिग्नल को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, जबकि नॉइज़ को हम कर्व लाइन से शो करते हैं। क्योंकि नॉइज़ है, इरेगुलर पैटर्न है, तो कभी वो अप जाएगा कभी डाउन जाएगा। नेक्स्ट दो टर्म्स हमारे पास यूज़ होंगी, दैट वन इज़ हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। व्हाट इज़ मेंट बाय हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम आपने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ की शेप है जो कि आपके पास डाटा को रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करता है। आप सिंपल आप कह सकते हैं द ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बात हो रही है जी फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी कहते हैं, स्टैट्स में फ्रिक्वेंसी कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है,
उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है, वो कितनी दफ़ा आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा गिवन है, तो मैं उस पूरे डाटे में देख लेती हूँ कि मेरे पास नंबर 3 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको काउंट करके लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 3 जो है मेरे पास 5 टाइम आ रहा है, तो वो 5 नंबर 3 की क्या है, फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह जब हम डिफरेंट नंबर्स की फ्रिक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो उसको हम कहेंगे हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम की शेप यकीनन आपको याद होगी। हिस्टोग्राम हम लोग बार्स क्रिएट करते हैं। बार्स जो होती हैं सारी आपस में लिंकअप हुई होती हैं। फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, सारी लिंक्स आपस में इंटरलिंक हुई होती हैं। तो वो हमारे पास जो हिस्टोग्राम था फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा था। लेकिन अगर हम बात करें टाइम सीरीज़ की, कि हम अपने टाइम सीरीज़ डाटा को जो है वो ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे कि अभी हमने बात की है सिग्नल और नॉइज़ की, ये दोनों डाटास को अगर हम लोग ग्राफ की फॉर्म में भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें, हम चाहें कि लास्ट में बच्चे के मार्क्स कितने आए थे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपके पास 2001 में 9th का रिज़ल्ट क्या रहा, 2002 में क्या रहा, 2003 में क्या रहा, तो आपके पास क्या है, एक तरफ ईयर्स बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास रिजल्ट्स बन रहे हैं। एक टाइम सीरीज़ क्रिएट हो रही है ना आपके पास। तो इस टाइम सीरीज़ को अगर आप ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको हम हिस्टोरीग्राम कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप हिस्टोरीग्राम की डेफिनेशन में कहेंगे द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम यहाँ पे आपको थोड़ा ड्रा करना बता देती हूँ। हिस्टोरीग्राम के लिए बेसिकली आपने जो ईयर्स हैं, ठीक है, वो आपने लेने हैं वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, और आपको जो बाकी डाटा होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। जस्ट आपने पॉइंट्स को आपस में इंटरलिंक करना है। इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग करके बाद में करते हैं। पहले हम अपनी स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको जो है ये एक्स्ट्रा शीट के ऊपर ड्रॉ करके बताऊंगी कि हिस्टोरीग्राम की जो है शेप क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास आए थे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। व्हाट आर द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहा जाता है हिस्सों को। टाइम सीरीज़ के कितने हिस्से हैं और इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये किस किस पर्पज़ के लिए कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है दैट वन इज़ सेकुलर ट्रेंड, सेकेंड इज़ सीजनल ट्रेंड, थर्ड वन इज़ साइक्लिकल ट्रेंड एंड फोर्थ वन इज़ इरेगुलर ट्रेंड। फर्स्ट ट्रेंड को अब हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है, सेकुलर ट्रेंड जो है आपके पास लॉन्ग टर्म मूवमेंट को शो कर रहा होता है। इसमें आप शॉर्ट टर्म और की बात नहीं कर रहे होते। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कि पिछले 10 साल में आपके पास इकोनॉमी में जीडीपी रेट क्या रहा था, अगले 10 सालों में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो क्या होगा, क्या है कि आपके पास ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की बात की जा रही है। ऐसे नहीं कि एक साल के बाद दूसरे साल की बात हो। तो यहाँ पे सेकुलर ट्रेंड में हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं। लॉन्ग वेरिएशंस आपके पास होती हैं। मिनिमम आपके पास 5 ईयर्स जो है वो ड्यूरेशन में आपके पास आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 2005 की, तो 2005 के बाद आपका जो डाटा होना चाहिए 2010 का होना चाहिए। आप इन सालों की जो है वो आपस में जो है वो एनालिसिस कर रहे हो, इन सालों में जो है वो क्या डिफरेंस आया है। सेकंड पॉइंट इंडिकेट्स जनरल डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस। सेकुलर ट्रेंड्स में जो आपके जितनी भी वेरिएशंस होती हैं वो एक जनरल वे में आपको इंडिकेट की जा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉइज़ और सिग्नल की, तो नॉइज़ में क्या था, बहुत ज़्यादा आपके पास वेरिएशंस आ रही थी, पर यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस जो है वो जनरल है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे आपके पास सिग्नल डाटा है, डाटा आपके पास स्मूथली आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि लास्ट 5 ईयर्स में जो था वो रेट बहुत ज़्यादा डाउन रहा है और एकदम नेक्स्ट 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। जब आप उनके सीक्वेंस को देखोगे तो दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक कर रही होंगी। नेक्स्ट इज इट रिप्रेजेंट स्मूथ एंड स्टेडी ट्रेंड। वही बात अगेन रिपीट हो रही है, उससे मिलती जुलती है। स्मूथ जब हम बात कर रहे हैं कि सिग्नल है आपके पास, नॉइज़ नहीं है, तो सिग्नल में आपके पास क्या है, डाटा स्मूथली है और स्टेडीली, मतलब आहिस्ता से और बहुत स्मूथली जो है वो एफिशिएंटली आपको शो किया जा रहा है। प्रॉपरली आपको पता लग रहा है कि जी लास्ट 5 ईयर्स में क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। ज़्यादा वेरिएशंस आपके पास डाटे में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अब सेकुलर ट्रेंड जो है आपके पास डिपेंड किस पे करता है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू एडवांस इन साइंस। आपके पास जो है आपकी कंट्री का जो है डेथ रेट कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि आपने साइंस में जो है वो एडवांसमेंट कर ली है। लेटेस्ट जो आपके पास टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, लेटेस्ट जो है मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस किए जा रही हैं, जिससे कि आपके पास आपके जो पहले नॉर्मल डिजीज़ होती थी उनकी वजह से भी डेथ हो जाती थी, वो जो है रेट जो है उसकी वजह से जो है रिड्यूस हो गया डेथ रेट। आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिजीज़ को जो है वो एडवांस मेडिसिन ने कवर कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आपको बता रहा है सेकुलर ट्रेंड के आपके पास डिफरेंट पोर्शन में, जस्ट लाइक अगर हम देखें 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में क्या सिचुएशन थी, अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या सिचुएशन है।
तो यहाँ पर आपके पास चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है। क्यों? क्योंकि साइंस ने एडवांसमेंट कर लिया। इस तरह के अगर आपको चेंज देखोगे तो इस चेंज को आप कंसीडर करोगे कि आपके पास सेकुलर ट्रेंड है। नेक्स्ट इज सीजनल ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड के नाम से आपको पता लग रहा है कि ये सीज़न पे डिपेंड करता है, वेदर पे। वेदर आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं आपके पास, ठीक है। अगर हम बात करें सीजनल ट्रेंड की तो ये एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होती है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें एक साल में 12 महीने हैं, ठीक है। तो गर्मियाँ, वैसे तो हम 2 ही वेदर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं कि गर्मियाँ और सर्दियाँ, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जो है अपना सीजनल ट्रेंड देखें तो हमारे पास 4 वेदर्स होते हैं, ठीक है। 4 वेदर्स की ड्यूरेशन देखी जाए तो क्या आपके पास आती है 4 मंथ्स। बेटा जी हाँ बेटा, अपना माइक म्यूट कर लो आप। सीजन ट्रेंड की बात करें हम तो 4 हमारे पास वेदर्स हैं। तो 4 वेदर्स आपके पास कैसे डिवाइड हो रहे हैं? 4 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके पास शॉर्ट टर्म मूवमेंट को शो किया जा रहा है। ये ट्रेंड जो है आपके पास शॉर्ट टर्म मूवमेंट को बता रहा है, कोई भी लॉन्ग टर्म मूवमेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि लॉन्ग टर्म मूवमेंट हमने कहा है कि मिनिमम आपके पास 5 ईयर्स का होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपके पास सीजन्स जो है वो तो कुछ मंथ्स में आपके पास जो है वो वाइंड अप होकर नेक्स्ट आपके पास सीजन जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे सीजनल ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिकल, इंडिकेट आइडेंटिकल चेंजेस इन टाइम सीरीज। और ये आपके पास आइडेंटिकल चेंजेस जो है शो कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक आपको फ़ौरन से पता लग जाता है कि आपके पास जो है वो चेंजिंग आ गई है। ये नहीं होता कि आपको पूरा पीछे से वो एनालिसिस करना पड़ता है। आप ये ऐसी एक चीज़ है, ऐसा एक ट्रेंड है जो आपके पास फ़ौरन से आपको नज़र आ रहा है, फिजिकली आपको शो हो जाता है कि ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। आपके पास रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ इस तरह से है, इंक्रीज सेल ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन समर। जैसे आपको पता लगेगा कि समर आ गया तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा या जो मार्केट होगी उसको पता लगेगा कि अब जो है उसने किसका स्टॉक निकाल लेना है, समर क्लॉथ्स का। कॉटन के क्लॉथ्स जो है वो निकाल लेने हैं, और जितने भी उसके पास जो है वो वूल के स्टफ़ है या इसके अलावा जो लेदर जैकेट्स वगैरह हैं उनको वाइंड अप कर लेना है। तो सीजनल ट्रेंड आपके पास ये बताता है। बेसिकली तो हम फोरकास्ट के लिए ये सारे ट्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं ना, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो फोरकास्ट क्या था, आने वाले वक्त में हमें देखना था हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें सीजनल ट्रेंड को देखेंगे। सीजनल ट्रेंड जैसे लाइक अभी गर्मियाँ, तो हमें पता लगेगा नेक्स्ट सर्दियाँ आनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपनी मार्केट में डिमांड भी चेंज कर लेते हैं, और इसी तरह प्रोड्यूसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी अपनी चेंज कर लेता है। थर्ड वन इज़ साइक्लिकल मूवमेंट। साइक्लिकल मूवमेंट के नाम से याद रखें, आप लोगों ने जो है इकोनॉमिक्स में ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रेड साइकिल में 4 फेजेस थे आपके पास, ठीक है। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बूम। बूम क्या है? आपकी इकॉनमी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई भी बेरोज़गार नहीं है, आपकी जीडीपी भी हाई है, आपकी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस की जा रही। जस्ट लाइक आप कह लें कि आप डेवलपमेंट की पीक पर हैं, ठीक है। इसी तरह आया था आपके पास रिसेशन। रिसेशन क्या है? रिसेशन जस्ट लाइक आप जो है वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में जो था कोई भी बेरोज़गार नहीं था, ठीक है, सबके पास जॉब थी, लेकिन कुछ ऐसे जो है वो सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से कुछ लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। तो रिसेशन में क्या है? कमी आना किसी भी चीज़ में। इसी तरह लोगों की जो है हेल्थ इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, आपका जो है डेथ रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ किस में आएगा? रिसेशन में। लास्ट थर्ड पॉइंट आपके पास डिप्रेशन। डिप्रेशन में आपके पास क्या होगा? इकॉनमी जो है अपने बिल्कुल बिलोवेस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। बिलोवेस्ट पॉइंट में जस्ट लाइक उसके पास जो है वो लोग जो है वो पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे, गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, जॉब्स नहीं होंगी लोगों के पास, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जीडीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, ठीक है। सब मतलब आपके पास इकॉनमी में हर तरह की जो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही होगी आपको। उस फेस को आप कहेंगे डिप्रेशन। नेक्स्ट आपके पास आया था रिकवरी। रिकवरी के नाम से आपको पता लग रहा है बेहतरी की तरफ जाना। तो फोर्थ फेज़ क्या है आपके पास? लेट्स सपोज जब आपकी इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन में आ गई है, उधर से जब आप रिकवरी करना चाह रहे हो तो क्या होगा? लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी, जीडीपी हाई होना शुरू हो जाएगी, आपका डेथ रेट लो होना शुरू हो जाएगा, इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो जब आप बेहतरी की तरफ जा रहे होगे तो वो स्टेज आपके पास क्या कहलाएगी? रिकवरी। तो बेसिकली 4 स्टेजेस आपके पास होती हैं, और ये आपके पास टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट साइक्लिकल मूवमेंट के अंदर जो है वो सारी कवर की जाती हैं।
सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो फेजेस हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास साइक्लिकल मूवमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होती है। इसमें किसी भी शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात नहीं की जा रही। आपके पास एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन जो है वो सामने आ रही है, जो कि आपको बता रही है कि इकोनॉमी में नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लिया जाना है। स्विंग्स अबाउट द ट्रेंड लाइन एंड द कर्व। स्विंग्स का मतलब है जस्ट लाइक वो एक हम कहते हैं ना पींग लेना, ठीक है। इसी तरह अब बूम है, बूम में भी आप देखोगे कि आपकी इकोनॉमी अगर पीक पे है तो वो किसी भी टाइम उसको कोई भी जो है वो झटका लग सकता है, कोई भी जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है और वो नीचे आ सकती है। इसी तरह रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी भी है। कोई भी कंडीशन जो इनमें से स्टेबल नहीं रहती, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट ज़रूर करती है। नेक्स्ट है मूवमेंट्स जो होती हैं आपके पास डाउनवर्ड और अपवर्ड स्लोपिंग होती हैं। डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग, शायद आपको इसकी शेप भी याद हो, ये कर्सर को देखिएगा, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ऊपर जस्ट लाइक एक आपके पास माउंटेन बनती है, देन नीचे कर्व आता है, गेन आपके पास ऊपर जाता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप कह लो एक वेव की शेप जो है आपके पास क्रिएट की जा रही होती है। तो साइक्लिकल मूवमेंट्स की जो आपके पास स्लोप है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। इसमें बाकी हमने बात की है कि 4 फेजेस कवर होते हैं। 4 फेजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। वो स्टेज जब इकॉनमी बिल्कुल हाई लेवल पे है, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। रिसेशन है, इकॉनमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। डिप्रेशन में वो सारी जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है, अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गई है। और रिकवरी में क्या हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। 4 ट्रेंड है आपके पास, 4 कंपोनेंट है। इरेगुलर मूवमेंट, इरेगुलर मूवमेंट के नाम से हमें पता लग रहा है जी इरेगुलर मूवमेंट आपके पास क्या है। इरेगुलर मूवमेंट आपको बता रही है कि आपके पास आपकी जो इकॉनमी है वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रही, बल्कि आपके पास अनसिस्टमेटिक मूवमेंट्स हैं। जस्ट लाइक आपके पास नॉइज़ क्रिएट की जा रही है, इरेगुलर पैटर्न है आपके पास, कोई भी आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। आपको जस्ट लाइक आपके पास अनप्रडिक्टेबल जो है वो कंडीशंस हो जाती हैं। बट इसका माइक कौन है? अपना चैनल इरेगुलर मूवमेंट्स हैं आपके पास, सडनली कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट लाइक रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स आपको नहीं पता कि आप डेली जो है रोड एक्सीडेंट कितने मतलब होते हैं, काउंट आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए ये अनप्रिडिक्टेबल है कि आपको नहीं पता कि आने वाले वक्त में जो है या नेक्स्ट मोमेंट में ही रोड एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह फायर इन फैक्ट्री, ठीक है, अब सडनली जो है आपके पास कोई मिसहैप हो गया और आपके पास फैक्ट्री में जो है फायर लग गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इरेगुलर मूवमेंट्स। इनको आप जो है प्रॉपर्ली एक तो फोरकास्ट भी नहीं कर सकते, और ये जो है आपके पास अनसिस्टमेटिक जो है मूवमेंट्स को शो कर रही होती है। आपके पास टाइम सीरीज एनालिसिस आपका प्रॉपर्ली रन नहीं कर रहा होता, आपके पास कभी भी जो है कोई भी जो है वो हादसा पेश आ सकता है। इसके लिए हम लोग जो है पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैट्स में पढ़ने का सारा कुछ पर्पस ये है कि जस्ट लाइक आपके पास रोड एक्सीडेंट्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री है, अगर उस पर उससे फायर लगी है तो उससे कितना नुकसान हुआ है इकॉनमी को, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो स्टैट्स में हम रखते हैं, ठीक है। स्टैटिकल डिपार्टमेंट के पास जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह आपके पास जो है रोड एक्सीडेंट, फायर इन फैक्ट्री, और उसके अलावा आपके पास कोई भी सडन इवेंट जो है वो हो सकता है जिसको आप कंट्रोल ना कर पाओ। ये आपने जो है 4 हम लोगों ने पढ़े हैं कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज सबसे आपने याद रखना है, सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। हाफ के नाम से आपने दूसरी टर्म याद रख लेनी है 2, कि आपने अपने डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बात हो रही है एवरेज। एवरेज किसको बताती है, जस्ट लाइक एवरेज हम कैसे निकालते हैं, मेरे पास नंबर्स हैं यहाँ पर 3, 4 एंड 6, ठीक है, 4, 4 एंड 6 कर लेते हैं। ओके, 3 नंबर्स हैं मेरे पास, 6, 4 एंड 6। मैं कहती हूँ फाइंड एवरेज, मुझे इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम सिंपल मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स जस्ट लाइक हम लोगों ने इन 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स को हम लोगों ने क्या कर देना है, ऐड। इन 3 नंबर्स को हम करेंगे ऐड करके आपके पास आ जाएगा जी 16।
ठीक है। अब नंबर्स हमारे पास कितने थे, डिवाइड हम किससे करते हैं, एन से। एन इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन आपके पास कितना है 3, तो आपने इन टोटल नंबर्स को किससे डिवाइड कर देना है 3 से। जो आपने पहले इनको ऐड करना है, देन आपने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल, ठीक है। तो जब मैं 16 को 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 5.33। 5.33 मेरे पास जो आंसर है मुझे ये बता रहा है कि इन 3 नंबर्स की जो एवरेज है वो आपके पास 5.33 है। इसी तरह आपने जो है ये एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है टाइम सीरीज़ में भी यूज़ करना है। आपने सबसे पहले पूरा अपना डाटा देखना है, ठीक है। डाटा आपके पास अगर ओड है तो आपने उस सेकंड जो उसका बीच में नंबर आ रहा होगा, जैसे लाइक आपके पास 9 नंबर्स हैं, तो 9 नंबर्स को आप क्या करोगे, 4 को हाफ कर दोगे, और जो दरमियान में आपके पास नंबर बच रहा है वो आपके पास ओड नंबर है, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे या सेलेक्ट करके उसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है। क्योंकि डाटे को आपने क्या करना है, सेमी हाफ करना है, आपके पास डाटा हाफ फॉर्म में ही होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह आपके पास नंबर्स ओड नहीं है, नंबर आपके पास ऑलरेडी इवन है, आपके पास नंबर है ही 8, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले 4 नंबर्स और नीचे वाले 4 नंबर्स, ठीक है, ऊपर वाले 4 नंबर्स की भी एवरेज ले लोगे और नीचे वाले 4 नंबर्स की भी एवरेज ले लोगे। अभी तक अपने लिए यही याद रखना, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम जब एवरेज उसकी ले लेंगे तो वो हमें बता रहा होगा कि आपके पास उसको हमने कैसे कंप्यूट करना। हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस बनाने हैं यहाँ पर। एक सेकंड रुकिए, मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके जी, देखिएगा, एक तो सबसे पहले आपको हिस्टोरीग्राम बता रही हूँ। हिस्टोरीग्राम के अपनी शेप याद रखनी है। हिस्टोरीग्राम आपके पास कैसे बनता है, हिस्टोग्राम तो आपको याद होगा। हिस्टोग्राम की जो है ये इस तरह से शेप आती थी, ये आपके पास, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास एक और बार जो है वो कंस्ट्रक्ट होती थी और एक और जस्ट लाइक कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, हिस्टोग्राम। लेकिन अगर हम बात करें हिस्टोरीग्राम की, तो हिस्टोरीग्राम आपके पास कैसे ड्रॉ होता है। हिस्टोरीग्राम के लिए आपने याद रखना है, ईयर्स जो हैं आपने हमेशा जो है वो कहाँ पर लेने हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर्स होंगे आप उनको मार्क करोगे। जस्ट लाइक यहाँ पर 2000 है, 2000 में आपके पास जो था फ्रिक्वेंसी कितनी थी 5, तो आपने 5 पे मार्क कर लेना है। इसी तरह जो है आप अपने जो है वो डॉट्स प्लॉट करोगे। पहले जो है हमेशा डॉट्स प्लॉट होते हैं, फिर उनको क्या कर देना है आपने, ज्वाइन। तो ये आपके पास जो रैंडमली कर्व बन रहा है, डॉट्स को ज्वाइन करके ये आपके पास क्या बता रहा है, हिस्टोरीग्राम, ठीक है। ये आपके पास हिस्टोरीग्राम आ गया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था ट्रेड साइकिल, ठीक है। मैम हिस्टोग्राम में कब नहीं बनती? नहीं बेटा, हिस्टोग्राम में नहीं बनती है, ये हिस्टोग्राम है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, और ये हिस्टोरीग्राम है। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में कर्व नहीं बनती। हिस्टोग्राम में आपके पास जो है ये बार कंस्ट्रक्ट होती हैं, इनमें हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज की हेल्प से जो है इनको फिर हम ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल ये आपके पास शो कर रही है, ठीक है। अब ट्रेड साइकिल आपको बताती है, जहाँ पे देखो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर वहाँ पर आपके पास क्या है, बूम है, मतलब आपके पास इकॉनमी आपके पास स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पर आपको इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन में है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इकॉनमी क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब आपके पास क्या है, रिकवरी हो रही है, इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। और जहाँ पर इकॉनमी नीचे आ रही है, ये पॉइंट भी हो सकता है, हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से इकॉनमी नीचे जा रही है, तो नीचे जाना मतलब सब कुछ डिक्लाइन होना, हम कहेंगे ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, रिसेशन का। अच्छा जी, हिस्टोरीग्राम से आपने एक और चीज़ याद रखनी है, इसको हम फ्री हैंड कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्री हैंड कर्व जस्ट लाइक मैं आपके पास डाटा देती हूँ आपको, और मैं कहती हूँ कि जो फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करें, तो जस्ट लाइक आपने ईयर्स जो हैं आपने उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखना है, और जो आपके पास बाकी फ्रिक्वेंसी या आपके पास कोई भी डाटा दिया हो सकता है, कोई वैल्यू या किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, उसको आपने वर्टिकल एक्सिस पे रखना है, और आपने उसको जो है वो सिंपल एक ग्राफ प्लॉट कर देना है। हिस्टोरीग्राम को हम फ्री हैंड कर्व भी कहेंगे। फ्री हैंड कर्व और हिस्टोरीग्राम जो है वो सेम शेप के ही बनते हैं। ये आपके पास हिस्टोग्राम है फर्स्ट वाला, हिस्टोरीग्राम और फ्री हैंड कर्व, एंड थर्ड वन इज़ आपके पास जो है वो ट्रेड साइकिल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे थे एक सेकेंड, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर।
ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है वो लास्ट जो मेथड डिस्कस किया जा रहा है दैट वन इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने जो 3 मेथड्स हैं आपने उसमें कवर करना है। ये रहा फ्री हैंड आपके पास। फ्री हैंड मेथड भी आपको ये बता रहा है कि टाइम सीरीज डाटे को हम लोग जब प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो उसको हम कहेंगे फ्री हैंड कर्व। ये बिल्कुल हिस्टोरीग्राम की तरह ही आपके पास बनता है। ठीक है, हम लोगों ने करना क्या है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज़ करना है। एक्स एक्सिस कौन से होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होते हैं, जस्ट लाइक जो लेटे होते हैं, और जो खड़े होते हैं जस्ट लाइक जहाँ पे हम लोग अदर डाटा रखेंगे वो वाई एक्सिस आपके पास कंसीडर किए जाते हैं। ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर स्टडी फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ईयर्स की जो है वैल्यू जो है डिफरेंट टाइम पीरियड्स की जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें वो कर्व बता रहा होगा कि जी फलाने ईयर में जो है वो क्या आपके पास सिचुएशन थी और अब जो है करंटली आपके पास क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं 3 मेथड। एक फ्री हैंड कर्व है, नेक्स्ट आपके पास सेमी एवरेज मेथड है, और लास्ट वन जो है आपके पास लीस्ट स्क्वायर मेथड है। लीस्ट स्क्वायर के लिए जस्ट अभी इक्वेशन याद रखें, बाकी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। y आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y किस पर डिपेंड कर रहा है? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्केयर है, ये x का स्केयर आएगा ऊपर पावर में। इनमें से अगर किसी भी चीज़ की जो है वैल्यू चेंज होती है तो आपके पास y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपने हमेशा याद रखना है जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट होती है, इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट होती है, और जबकि राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही। जबकि इनमें से किसी भी इंडिपेंडेंट की किसी भी की वैल्यू चेंज होती है तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, a और b यहाँ पर क्या है आपके पास? इंटरसेप्ट, a b c इंटरसेप्ट है। a इंटरसेप्ट है, b आपके पास जो है सॉरी स्लोप है। ठीक है, x जो है आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपके पास ये स्लाइड्स में भी आ जाए, बाकी हम इसको न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। y जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, a आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट है, b आपके पास जो है वो स्लोप है, c भी आपके पास स्लोप है, x जो है सिंपल आपके पास नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, x आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ हो रही हैं। डाटे में आपके पास गिवन होंगे, जो चीज़ नहीं गिवन होगी उसको हम कंप्यूट करके जो है वो निकालेंगे, और अपने ये जो क्वेश्चन है आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इसमें पुट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि आपके पास करंटली जो है आपके y जो है वो क्या वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास टाइम सीरीज़ का सारा जो था एक रिव्यू था। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इसको जो है न्यूमेरिकल में जो है वो सॉल्व करना है इंशाल्लाह। इसका न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे, हम एक्सेल पे ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपका वो पेंडिंग है काम प्रीवियस चैप्टर वाला उसको हम इंशाल्लाह क्लास में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी को प्रॉब्लम कुछ पूछना हो किसी स्लाइड में? जी स्टूडेंट्स, आपको इन्हीं की तरफ से जी बताइएगा। सैफुर रहमान बेटा आप बताओ ज़रा फ्री हैंड का क्या होता है? बेटा आंसर करते जाएं अटेंडेंस लगवाने के लिए। अली हंस आप बताओ नॉइस क्या होता है? बेटा मेरा अटेंडेंस नहीं लगानी, मैं आपको बता रही हूँ, बाद में मुझसे कोई रिक्वेस्ट ना करे। सहर अंबर, मरियम मुगल, जी बेटा। ये अली रज़ा रियाज, बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। यस मैम। अली रज़ा रियाज, बेटा आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होनी है। अब मैम वो मैम नहीं वो मैं ना ऑन करने लगी थी तो वो लिखने वाला आ गया था, पेंसिल ऑन हो गई थी, वो दोबारा से किया, सॉरी। वो आर यू श्योर आपने पूरा लेक्चर लिया है? यस मैम। चलें फिर ज़रा मुझे नॉइस की डेफिनेशन बताएं। नॉइस क्या है? जी मैम। नॉइस बेटा, नॉइस और सिग्नल हम लोगों ने पढ़ा है ना।
नॉइज़ और सिग्नल बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी आयशा अकरम आप बताओ। मैम मुझे बस ना हिस्टोरिकल और उसकी समझ आई थी, बाकी मैं मैसेज करने लगी थी फिर। किसकी समझ आई है? हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम की? यस चलो मैम, जब वो बता आप दो। नहा ओके रही थी ना। ओके, हिस्टोग्राम बताएं, हिस्टोग्राम क्या होता है? जाहिद कामरान, बताऊं? जाहिद कामरान बेटा आपकी अटेंडेंस ही मार्क होगी, क्लास खत्म होने में जस्ट 2 मिनट्स हैं, आप अभी लिंक ज्वाइन कर रहे हो। वो जी हाँ बेटा, ये जाहिद कामरान की अटेंडेंस ही मार्क करनी है आपने। मैम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम होता है। ओके, एंड व्हाट इज हिस्टोरीग्राम? ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। ओके वेरी गुड। जी बेटा, और जी हाँ के अलावा लगता है किसी ने भी अटेंडेंस नहीं लगवानी है आज। नहीं मैम, आप क्वेश्चन कर लें। कौन बोला भला? आयशा? अमन 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 नसर। ओके अमन बेटा बताना कितने कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के टोटल? मैम 4। 4। ओके, नेक्स्ट मरियम मुगल, बेटा आप बताएं हिस्टोरीग्राम क्या होता है? सिग्नल बताएं, सिग्नल की डेफिनेशन, सिग्नल और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है? मैम मैंने सुना पूरा लेक्चर है, मैंने मैसेज भी करने लगी, मुझे नहीं समझ आई आती वो वाले टॉपिक की। बेटा सिग्नल और नॉइज़ जो है, सिग्नल में जो है आपके पास इरेगुलर पैटर्न, सॉरी रेगुलर पैटर्न होता है, नॉइज़ में जो है आपके पास इरेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है? सिग्नल्स जो है आपको प्रॉपर्ली जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन समझना कि आपके पास आ रही है, मैं बोल रही हूँ और आपके पास एक स्ट्रेट मेरी आवाज़ जो है वो आ रही है, इसमें कोई भी हर्डल नहीं है। लेकिन अगर इसमें हर्डल होता, पीछे से कोई डिस्कशन होती है, कोई और वॉइस होती है, तो वो क्या बन जाता आपके पास? नॉइज़ बन जाता। सिग्नल में आपके पास डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है, जबकि नॉइज़ में आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती, जो आवाज़ है आपके पास वो रैंडमली मूवमेंट के साथ आ रही होती है, ठीक है? यस जी हाँ, आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? जी कब? 10-15 पे। 20 के राउंड। ठीक है बेटा, ज़रा एक मेरा मैसेज कन्वे कर दीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स को, और जिन स्टूडेंट्स ने आंस किया जैसे उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज बाकी की अटेंडेंस आपने मार्क नहीं करनी। और जाहिद कामरान की तो किसी सूरत नहीं करनी है, क्योंकि इसने जस्ट 2 मिनट्स बिफोर क्लास जो है वो ज्वाइन की है, ठीक है? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, फिर आप भी मेंशन कर दीजिए अपना कीजिएगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ, अभी क्लास ख़त्म होने में टाइम है। अली रज़ा रियाज के लगा दीजिएगा, ठीक है? इमन अस्कर ने भी आंस किया है, मरियम मुगल, और आप अपनी लगा लेना बस, ठीक है? इसके अलावा किसी को कन्फ्यूजन है बेटा रिगार्डिंग लेक्चर तो डिस्कस कर सकता है, अभी टाइम है आपके पास, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। जी बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ओके बेटा, फिर क्लास वाइंड अप चैप्टर करते नंबर हैं। कौन सा? मैं चैप्टर नंबर 16 है, मैं जो सी बुक यूज़ कर रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग। और इससे पहले हमने एक चैप्टर किया है या 2 चैप्टर? बेटा एक ही किया हम लोगों ने, सैम्पलिंग वाला, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा मैम, ये आप कौन सी बुक का नेम और राइटर का नेम लिख के बता सकती हैं मैं प्लीज? आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, ओके थैंक्स। ठीक है?